किसी भी चित्र के लिए जितने उसके कला के तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार संयोजन के सिद्धांत भी चित्रकला में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिना संयोजन के कोई भी चित्र संतुलित नहीं बनता और न ही उसमें कोई प्रभाव उत्पन्न होता है। आज के अंक में हम संयोजन के सिद्धांतों को देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार संयोजन हमारे चित्र को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। संयोजन के वे कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन पर भी विवेचना करेंगे और जानेंगे कि उन सिद्धांतों का उपयोग करके किस प्रकार से चित्रों को व्यवस्थित किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं, जिनमें सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाव, प्रभाविता और प्रमाण प्रमुख रूप से होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अंक। तो देखते हैं संयोजन के सिद्धांत को। जब कलाकार चित्र के तत्व जिनमें रेखा, रूप, रंग, तान आदि को सुनियोजित रूप व कलात्मक रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र के रूप में करता है, तो वह संयोजन कहलाता है। संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। अर्थात जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं तो कला के तत्व जितने भी हमने अभी इससे पहले पढ़े थे, अगर उन सभी कला तत्वों का प्रयोग करके किसी चित्र का निर्माण किया जाता है तो वह संयोजन आदर्श संयोजन कहलाता है और आदर्श संयोजन के माध्यम से बना हुआ चित्र काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है। अब देखते हैं संयोजन के वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके द्वारा चित्र को प्रभावशाली बनाया जाता है, जिनमें पहला संयोजन का सिद्धांत है सहयोग, यूनिटी। दूसरा सामंजस्य, हार्मनी। तीसरा संतुलन, बैलेंस। चौथा प्रभाविता, डोमिनेंस। और पांचवा प्रवाह, रिदम। छठा प्रमाण, प्रोपोर्शन। इन 6 तत्वों को अगर हम अपने चित्र में संयोजित करके चित्र बनाएं तो हमारा चित्र काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सहयोग या एकता को। सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता तथा एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में पिरोए रहता है। चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तर्क संगत संबंध को सहयोग कहते हैं। अर्थात जितने भी कला के तत्व हैं, अगर उनको हम संयोजित करके उनको एकता के साथ अगर अपने चित्र में स्थान दें तो चित्र में सहयोग की भावना आ जाती है। अब देखते हैं चित्र में सहयोग का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। चित्र में सहयोग निर्धारण आकारों के माध्यम से भी किया जाता है। इसको समझने के लिए आपको मैं एक चित्र का उदाहरण दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक चित्र में 4 भाग किए गए हैं, यानी कि 4 आयतों से इस चित्र को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर यह बिल्कुल सामंजस्यता के साथ में स्थापित हो रहा है, लेकिन यह काफ़ी नीरसता लिए हुए भी दिख रहा है। लेकिन दूसरे दृश्य में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी 4 आयत ही निर्धारित किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर चित्र काफ़ी प्रभावशाली बन चुका है और चित्र में सहयोग की भावना भी आकारों के माध्यम से दिखाई दे रही है। इस प्रकार भी आप चित्र में आकारों के माध्यम से सहयोग निर्धारण कर सकते हैं। अब देखते हैं विरोधाभास एवं सहयोग। अभी हमने आपको जो एग्जाम्पल बताया, इसमें हमने एक ही प्रकार के आकारों का वर्णन किया, लेकिन चित्र में अगर आप अलग अलग आकारों की वस्तुओं को दर्शाते हैं, उनमें उनका संबंध स्थापित करते हैं, तो इससे भी आपका चित्र काफ़ी प्रभावशाली बन जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक चित्र के अंदर ही अनेक प्रकार की आकृतियों को संयोजित करके लगाया गया है और यहाँ पर जितनी भी विरोधाभासी आकृतियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी, उनका संयोजन इस प्रकार से किया गया है कि पूरे चित्र में सारी आकृतियाँ सहयोग की मुद्रा में दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से भी विरोधाभासी आकृतियों के साथ में सहयोग उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखते हैं संयोजन का दूसरा जो तत्व है, सामंजस्य।
सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व जैसे वर्ण, तान एवं रूप आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हों तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आने पाए। अर्थात जब हम चित्र बनाते हैं तो उसमें हम किस रंग का प्रयोग कर रहे हैं, किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं, उनके बीच में भी सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। चित्र में सामंजस्य 5 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला है रेखा सामंजस्य, दूसरा रूप सामंजस्य, तीसरा पोत सामंजस्य, चौथा विचार सामंजस्य और पांचवा वर्ण सामंजस्य। अब समझते हैं रेखा सामंजस्य को। रेखा सामंजस्य जो होता है वो हमारे चित्रों में जब भी हम रेखा का प्रयोग करते हैं तो रेखा का प्रयोग हमने किस रूप को दिखाने के लिए किया है इस पर निर्भर करता है। यानी कि आपने अपने चित्रों में देखा होगा कि कहीं पर आप मोटी रेखाओं का प्रयोग करते हैं, उसी के साथ में आप बारीक रेखाओं का भी प्रयोग करते हैं, कोणीय रेखाओं का भी आप प्रयोग करते हैं, तो वृत्ताकार, लयाकार या रिदमिक लाइंस का भी आप प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो रेखाएं प्रयोग होती हैं उनमें आवृत्ति रेखाएं, संधि रेखाएं और जो ऐसी रेखाएं भी होती हैं जो एक दूसरे के साथ गतिरोध का भाव उत्पन्न करती हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर रेखाओं के उचित तालमेल को हम अपने चित्रों में प्रदर्शित करें तो हमारा चित्र रेखा सामंजस्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला है रूप सामंजस्य। रूप सामंजस्य के माध्यम से हम अपने चित्र में काफ़ी अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप चित्र बनाते हैं तो आपके चित्र में कुछ मुख्य आकृतियां होती हैं और कुछ सहायक आकृतियां होती हैं जो मुख्य आकृतियों को प्रभावशाली व आकर्षक बनाने में सहायक होती हैं। और हमने देखा भी है कि कभी कभी हम जब अनावश्यक आकृतियों का प्रयोग चित्र में करते हैं तो हमारा चित्र जो है प्रभावशाली नहीं बनता। इसलिए रूप सामंजस्य में हमें प्रभावशाली आकृतियों का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही उनकी जो सहायक आकृतियां होती हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं पोत सामंजस्य को। पोत सामंजस्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी चित्र को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाने में। पोत का अर्थ होता है टेक्सचर, यानी कि हम अपने चित्र में जब अलग अलग टेक्सचर्स का उपयोग करते हैं तो उन टेक्सचर्स के अंदर भी एक को रिलेशन होना चाहिए। चित्रकार को अपने चित्र में जब भी पोत सामंजस्य स्थापित करना हो तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वे विरोधाभासी पोतों का इस्तेमाल कम से कम करें। चौथा है विचार सामंजस्य, और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सामंजस्य है। विचार सामंजस्य का अर्थ होता है कि जब भी हम किसी चित्र को बनाने का विचार करते हैं तो हम कोई ना कोई थीम या कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई कहानी अपने मस्तिष्क में सोचते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी ग्रामीण परिवेश का चित्र बनाना शुरू करते हैं तो आप ग्रामीण परिवेश को अपने मन में अनुभव करते हैं। आप ग्रामीण परिवेश में अत्याधुनिक सुविधाओं वाली चीज़ों को जगह नहीं देते। एग्जाम्पल, अगर आप ग्रामीण परिवेश को बनाते हैं तो वहाँ पर आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं दिखाते, आप बैलगाड़ी दिखा सकते हैं, आप पानी के कुएं दिखा सकते हैं, या फिर आप मनुष्य आकृतियाँ अगर उसमें दिखाते हैं तो उनको ग्रामीण परिधानों में दिखाते हैं। अगर आप उसी चित्र में अत्याधुनिक सुविधाओं को दिखाना शुरू कर दें तो फिर वो ग्रामीण दृश्य नहीं बन पाएगा। इसीलिए जब भी हम कोई चित्र देखें तो हमें विचार सामंजस्य का ध्यान रखना चाहिए कि क्या जो रूप वस्तुएं हम अपने चित्र में दिखा रहे हैं क्या वे विचारों के साथ में तालमेल बना रहे हैं, क्या वे हमारी जो पेंटिंग है उसकी थीम के अनुरूप वे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने चित्र में किसी भिखारी का दृश्य बना रहे हैं तो हमें भिखारी के साथ में उसके वस्त्रों पर भी ध्यान देना होगा, उसके वस्त्रों को भी फटा पुराना बनाना होगा, साथ ही उसके बैकग्राउंड को भी इस तरीके से दर्शाना होगा कि वाकई में हमें ये देखने के बाद वहाँ पर दरिद्रता के भी दर्शन हो, करुण रस का भी उसमें दर्शन हो। कुल मिलाकर के जब भी आप कोई चित्र बनाएं तो वहाँ पर उस विचार को अवश्य ध्यान में रखिए जिससे कि हमारा चित्र उस कहानी को, उस थीम को प्रदर्शित कर सके। पांचवा सामंजस्य होता है
वर्ण सामंजस्य, यानी कि आप जब भी अपने चित्र में कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख करके रंग लगाते हैं, रंगों का चुनाव करते हैं, तो वहाँ पर रंगों के बीच में भी सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे हम अगर गर्म और ठंडे रंगों का चुनाव करते हैं तो गर्म रंगों में एक पारिवारिक संबंध होता है, इन्हें स्वाभाविक सामंजस्य कहा जाता है। इसी प्रकार संबंध ठंडे रंगों में भी होता है। अतः रंग सामंजस्य के लिए गर्म रंगों के साथ ठंडे रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि हमें अपनी पेंटिंग में रंगों में विविधता की आवश्यकता महसूस होती है तो ठंडे रंगों की योजना में कुछ गर्म रंग इस्तेमाल हम कर सकते हैं और कुछ ठंडे रंगों का भी हम प्रयोग इसमें करेंगे। तो जब भी हम अपने चित्रों में रंगों को प्रयोग करें तो वर्ण सामंजस्य के जो सिद्धांत हैं उनको भी ध्यान में रखें। अब देखते हैं वर्ण सामंजस्य की कौन कौन सी विधियां होती हैं। वर्ण सामंजस्य स्थापित करने के लिए 5 विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली विधि है रंगत को उदासीन करके। किसी रंगत को उदासीन करने के लिए उसका पूरक वर्ण उसके साथ मिला देते हैं। इस प्रकार रंगत अपने प्रभाव की तीव्रता सोख कर उदासीन हो जाती है। सभी उदासीन वर्ण आसानी से एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। दूसरी विधि है किसी उभयनिष्ठ वर्ण के मिश्रण द्वारा, यानी कि कोई कॉमन कलर मिक्स करके। इस विधि द्वारा 2 अत्यधिक विरोधी वर्णों का भी सामंजस्य कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए पीले और नीले वर्ण में हरा मिश्रित करके सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। तीसरी विधि है पारदर्शक आवरण विधि द्वारा। किसी भी रंग योजना के ऊपर पहले पारदर्शक रंग का एक आवरण लगाने से सभी रंग आवरण के प्रभाव से सामंजस्य ग्रहण कर लेते हैं। इस विधि को ग्लेजिंग भी कहा जाता है। चौथी विधि है उदासीन रंगों की मध्यस्थता द्वारा। जब 2 वर्ण पास रखने पर विरोधाभास उत्पन्न करते हों तो उनके मध्य में कोई उदासीन रंग रख दिया जाता है, जिससे उनका विरोधाभास कम होकर सामंजस्य स्थापित करता है। पांचवी विधि है पोत परिवर्तन द्वारा। रंगों की सतह, गुण अथवा पोत को खुरदरा तथा मोटा बनाने में रंगत में अंतर आ जाता है। पोत के कारण आकार में उत्पन्न छाया प्रकाश रंगत की तीव्रता को कम कर देता है और इस प्रकार सामंजस्य में सहायक होता है। संयोजन का तीसरा सिद्धांत होता है संतुलन, यानी बैलेंस। संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र में रेखा, रूप, रंग सभी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कोई भी तत्व अनावश्यक भारयुक्त प्रतीत न हो। अब आप इस परिभाषा से समझ चुके होंगे कि चित्र को जब भी बनाया जाता है तो इसको संतुलित होकर के ही बनाना चाहिए, चाहे उसे आप रूप के माध्यम से संतुलित करें, रेखा के माध्यम से संतुलित करें या रंगों के माध्यम से उसे संतुलित करें। एक संतुलित चित्र ही काफ़ी व्यापक रूप से प्रभाव छोड़ने में सफल होता है। तो अब देखते हैं चित्र में संतुलन को स्थापित करने की वो कौन कौन सी विधियां हैं और किन तत्वों का संतुलित होना आवश्यक होता है। पहला है रेखा संतुलन, यानी कि चित्रों में हम जिन भी रेखाओं का इस्तेमाल करते हों वे आपस में संतुलन बनाते हुए प्रतीत होनी चाहिए। दूसरा है आकृति संतुलन, यानी कि हर आकृति का अपना एक दृष्टिगत भार होता है। हमें चित्र में आकृतियों को बनाते समय उनको इस प्रकार संयोजित करके रखना चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा चित्रतल संतुलित दिखाई दे। ऐसा ना हो कि हमारा चित्र का कोई एक भाग ज़्यादा ही दृष्टिगत रूप से हमें भारी दिखाई दे, दूसरा हमें दृष्टिगत रूप से हल्का प्रतीत हो। तीसरा है वर्ण संतुलन, यानी कि रंगों के द्वारा भी संतुलन स्थापित किया जाता है। कुछ रंगों को देखने पर हमें वे भारी प्रतीत होते हैं और कुछ रंग हमें हल्के प्रतीत होते हैं। जो गर्म रंग होते हैं वे अधिक भारी प्रतीत होते हैं और ठंडे रंग अपेक्षाकृत हल्के होते हैं। तो ठंडे और गर्म रंगों का प्रयोग करके भी हम चित्र में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। चौथा है तान संतुलन, यानी कि जब भी हम अपने चित्र में रंगों का प्रयोग करें तो रंगों की तानों के इस्तेमाल को भी ध्यान में रखें और ये भी देखें कि कौन सी तान हल्का प्रभाव उत्पन्न करती है और कौन सा तान भारी प्रभाव उत्पन्न कर रही है। तो तान के माध्यम से भी हम चित्र को संतुलित कर सकते हैं।
और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, आचार्य चौक की लोक कला का संबंध किस राज्य से है? और आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? और विकल्प थे ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक और मणिपुरी। तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथक। तो इसका जवाब सी विकल्प हो जाता है। और सबसे पहले जवाब दिया है आरती कनू, हिमांशु गुप्ता, अलका सिंह, पवन कुमार, अक्षय राठौड़, अमित सिंघवाल, कविता नाथ, सुनीता नौटियाल और संगीता भनोला जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने संयोजन के जो प्रथम 3 सिद्धांत है, सहयोग, सामंजस्य और संतुलन, इनको देखा और देखा कि किस प्रकार इन सिद्धांतों का उपयोग करके हम अपने चित्र में प्रभावशाली गुण उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज का अंक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में संयोजन के बाकी 3 सिद्धांतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।